Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel. कैसे हैं सारे बच्चे? I hope सब लोग बहुत अच्छे हैं। और बच्चों की डिमांड थी कि मैम रेगुलर वीडियोस डालिए, तो मैंने एक शेड्यूल जारी किया है कि कब कौन सी क्लास की वीडियो आएगी। वो आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके इंटरेस्ट का प्लस आपके यूजफुल कंटेंट ही मिलने वाला है। अब तक हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर सेकंड के भी हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। बेसिकली हम लोग सुनते हैं कि साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। हम अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं यार तू मेरा क्राइम पार्टनर है, तू मेरा पार्टनर है, ठीक है। वैसे ही बिजनेस में क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है, साथ में जुड़ते हैं क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो लोग क्या बन जाते हैं, साझेदार बन जाते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करें तो हम वो पार्टनर्स कहलाते हैं। और ये चीज़ क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। एकल स्वामित्व के व्यापारिक विस्तार के वित्तीय और प्रबंधन संबंधित निहित दोष के कारण एक जीवंत विकल्प के रूप में साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अरे यार बड़ी टिपिकल हिंदी है, चलो कोई ना इजी कर देते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो एकल स्वामित्व होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें क्या होता है, एक ही बंदा होता है, वो ओनर होता है, वो ही सब कुछ काम करता है। तो उसके पास क्या होती है, कुछ देखा जाए तो मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ माइंडसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आइडियाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या नया तरीका ढूंढा गया, पार्टनरशिप किया, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे, वो लोग क्या करेंगे, अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिनेंशियल कंडीशंस भी बेटर हो जाएंगी। तो ये वही कह रहा है आपको। साझेदारी भारी पूंजी निवेश, विभिन्न प्रकार के कौशल और जोखिम में भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ऑफ कोर्स सी बात है ना, एक तो जोखिम कोई अकेला इंसान उठाए, ठीक है, और एक वही जोखिम को 2 या 2 से ज़्यादा लोग बांट लें, तो कहाँ पर फायदा है, जहाँ पर जोखिम हमें कम हो रहा है। लक्षण की बात करें यानी कि आपके विशेषताओं की बात करें तो इसकी स्थापना पे आते हैं। सबसे पहले कि इसकी स्थापना कैसे होती है। एकल के लिए तो हमारे पास कोई स्थापना का क्या था, लॉजिक नहीं था, यानी कि कोई बहुत बड़ा बेस नहीं था, कोई भी व्यक्ति एकल स्थापित कर सकता है। बट साझेदारी कैसे होती है, व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब से पारित हुआ, तो सन 1932 से। साझेदारी कानूनी समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है, जिसमें साझेदारों के मध्य संबंधों, लाभ एवं हानि को बांटने, व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया जाता है। विशिष्ट बात यह है कि व्यवसाय क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलीगल है। मान लो आपको कोई बिजनेस करना है और आपने तो क्या करा, ड्रग्स का बिजनेस डाल लिया या फिर गन्स का बिजनेस डाल लिया, या ऐसा कोई बिजनेस डाल लिया जिससे हमें क्या हो रहा है, सोसाइटी को आप हार्म कर रहे हो, तो ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। व्यवसाय कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, एवं उसके संचालन का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। अतः कोई 2 व्यक्ति यदि धर्मार्थ सेवा के लिए एकजुट होते हैं तो वो ये साझेदारी नहीं होगी। यानी कि आप किसी डोनेशन वगैरह के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए अगर एकत्रित हुए हो तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। सेकंड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास पॉइंट है देयता यानी कि लायबिलिटी। एकल व्यवसाय के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर देयता कैसी होती थी, एक ही इंसान को सब कुछ अपने पास से चाहे चुकाना पड़ता था, लेकिन उसकी देयताएं अनलिमिटेड होती थी। वैसे ही फर्म के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त है तो ऋणों को व्यक्तिगत संपत्तियों से चुकाया जाएगा। यानी कि अगर साझेदारों का क्या हुआ, कोई लॉस लग गया साझेदारी में, ठीक है, और उनको लोन वगैरह चुकाना है, तो उनकी पर्सनल असेट्स भी बेची जा सकती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वे ऋणों को चुकता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण भुगतान के लिए उत्तरदायी है तथा वह प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा तथा उस सीमा तक देनदार होगा। बस यहाँ पर हमारे को क्या बेनिफिट रहता है कि जो साझेदार होते हैं, ठीक है, मान लो वो अगर 50-50 क्या बांट रहे हैं, अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं, ओके, तो उनके ऊपर जो लायबिलिटी आएगी वो भी कैसी आएगी, 50-50 आएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही साझेदार को क्या करना पड़ेगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण भुगतान के लिए उत्तरदायी है तथा वह प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में योगदान करेगा तथा उस सीमा तक देनदार होगा। व्यवसाय की देनदारी का भुगतान करने के लिए उस साझेदार को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वह साझेदार अन्य साझेदारों से उनके हिस्से की देनदारी की राशि वसूल कर सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली मान लो एक साझेदार थोड़ा क्या था,
फिनेंशियली सही था, बाकी लोग क्या थे, फिनेंशियली सही नहीं थे। अगर वो अपनी परिसंपत्तियों से सारी देता चुकता कर देता है तो वो बाकी साझेदारों से अपना हिसाब वसूलने का पूरा पूरा हक रखता है। जोखिम वहन करना अगली विशेषता है। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को साझेदार वहन करते हैं। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें क्या प्राप्त होता है, लाभ, जिसे वे आपस में एक तय अनुपात में बांट लेते हैं, लेकिन उसी अनुपात में वे हानि को भी बांटते हैं। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बीच में अनुपात बांट लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि अगर आपने 10th क्लास में प्रोजेक्ट बनाया होगा स्कूल में, ठीक है, या फिर हम लोग फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन करते हैं कि यार सब लोग क्या करेंगे, 20 रुपीज़ लेकर आएंगे और एक हम छोटा सा क्या करेंगे, कुछ भी पार्टी जिसे कह सकते हो। तो वहां पर क्या करें, आप अपना रेशियो फिक्स कर रहे हैं। ओके, वही चीज यहाँ पर भी है। निर्णय लेना और नियंत्रण। साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में निर्णय लेने और नियंत्रण करने के उत्तरदायित्व को निभाते हैं। निर्णय उनकी आपसी राय से लिए जाते हैं। अतः साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंधन में उन सभी का योगदान रहता है। निरंतरता। साझेदारी कंटिन्यू चलती है। क्यों चलती है? साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने या फिर पागल हो जाने से समाप्त हो सकती है। देखो, दोनों बातें हैं। एकल व्यवसाय के मुकाबले ये थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी साझेदारी में 2 या 2 से अधिक हमारे पास क्या होते हैं, साझेदार। अगर 2 है तो एक साझेदार मर गया तो ऑटोमेटिक एक साझेदार रह जाएगा, तो वो एकल स्वामित्व हो जाएगा। परंतु वहीं अगर हमारे पास 4 से 5 साझेदार हैं तो एक साझेदार की मृत्यु होने का साझेदारी पे अक्सर फर्क नहीं पड़ता। बाकी साझेदार नए समझौते के आधार पर व्यवसाय को चालू रख सकते हैं। सदस्यता। ये क्वेश्चन अच्छा है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। किसी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 सदस्य चाहिए होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अकॉर्डिंग किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितनी, 100। कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में किसी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य ही हो सकते हैं। 2013 के रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा था, 100 लोग कर दिए थे, परंतु 2014 में इन्होंने वापस क्या कर दिए हैं, 50 लोग कर दिए हैं। एजेंसी संबंधी नियम की अगर बात करें तो साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि इसमें व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर या फिर सभी की ओर से कोई एक साझेदार चला सकता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक साझेदार एजेंट भी है और स्वामी भी। एजेंट और स्वामी, देखो डिफरेंस ये है कि स्वामी क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और एजेंट क्या करता है, किसी के बिहाफ पर काम करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदार हैं, ठीक है, 2 या 3 मान के चलते हैं, 50 हमारे पास मैक्सिमम हो सकते हैं। अब 50 के 50 लोग तो एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी एक को मेन बना देते हैं कि यार ठीक है, कुछ भी काम हो तो तुम देख लेना। तो उसको बेसिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एजेंट का काम वो कर रहा है। प्रत्येक साझेदार एजेंट भी है और स्वामी भी, चूंकि वह दूसरे साझेदार का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए वह उनका एजेंट होता है, तथा उसके कार्यों से अन्य साझेदार क्या होते हैं, आबद्ध। आबद्ध का मतलब है उसने क्या करा, अन्य साझेदारों की बिहाफ पे ही कोई काम करा, किसी से कोई प्रॉमिस करा, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस डील करी, बट उसके बिहाफ पर बाकी साझेदार भी उस चीज़ के लिए लायबल हो जाएंगे। ये वही चीज़ लिखी गई है कि बाकी साझेदार भी वो बात मानने के लिए क्या हो जाएंगे, आबद्ध हो जाएंगे। गुण की बात करें, साझेदारी फर्मों के लाभ, देखो लाभ, गुण, महत्व ये सेम होते हैं, एग्जाम में अलग अलग अगर आपके सामने शब्द आता है तो लिखना हमें यही है। स्थापना और समापन सरल होता है। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से बना सकते हैं, जिसके अनुसार वे व्यवसाय को चलाते हैं और जोखिम को बांटते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टिपिकल ये नहीं होता। फर्म का पंजीकरण क्या है, अभी तक अनिवार्य नहीं है, चाहो तो करवाओ, चाहो तो मत करवाओ। संतुलित निर्णय, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग अपने आइडियाज़ को बांटते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कंसल्ट वो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये संतुलित निर्णय। अधिक कोष क्यों है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो फिनेंशियली कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद है आपके पास जोखिम को बांटना। साझेदारी फर्म को चलाने में निहित जोखिम को सभी साझेदार बांटते हैं। ऐसा नहीं है केवल लाभ बांटेंगे, हानि हुई है तो हानि भी क्या होगा, सब लोग मिलजुल कर बांटेंगे। तो अगर कोई मुसीबत आती है तो सब लोग अगर मिलजुल कर बांटते हैं तो क्या होता है, जोखिम बांटना सरल हो जाता है। गोपनीयता यहाँ पर बनी रहती है। एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना और ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होता, ये आवश्यक होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर इनकी सूचनाएं क्या रहती हैं, एकदम गुप्त रहती हैं। सीमाओं की बात करें, यानी कि इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, इसमें क्या होता है, असीमित दायित्व होता है, यानी कि अगर किसी भी फर्म को, साझेदारी फर्म को लॉस लग गया तो साझेदारों के पर्सनल असेट्स भी बेचे जा सकते हैं, इसलिए उनका दायित्व क्या है, असीमित होता है।
यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन है, डेफिनेशन बच्चा लर्न कर लेना। डेफिनेशन का पैटर्न हमेशा वही रहता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा एक ऑथर होना चाहिए, यहाँ पर LH हैने हैं, और उसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा, और जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं वो आपको एज इट इज लिखने हैं। सीमित साधन, साझेदारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए बड़े पैमाने के व्यवसायिक कार्यों के लिए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी भी क्या हो सकती है, अपर्याप्त हो सकती है। माना कि आप 5 से 10 पार्टनर्स हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए आप सभी के पास इनफ मनी हो। परस्पर विरोध की संभावना, जहाँ पर 1 से ज़्यादा लोग होते हैं, डिस्प्यूट्स होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि परस्पर विरोध की संभावना हो सकता है कि किसी फर्म में 4 दोस्तों ने स्टार्ट किया, अब 2 लोगों को किसी बात से प्रॉब्लम है, 2 लोगों को किसी बात से प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार के परस्पर विरोध चलते रहते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो हमें इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना होता, जो आपने समझा है, ठीक है, उसको माइंड में क्लियर करो, इसको पढ़ो, वो एक आंसर बनाओ 3 to 4 लाइन का मैक्सिमम, बस वही हमें कॉपी में लिखना होता है। इसके अलावा है आपकी निरंतरता की कमी। किसी भी एक साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया होने की स्थिति में साझेदारी भी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। जनसाधारण के विश्वास की कमी, क्योंकि साझेदारी फर्म को अपने वित्तीय ब्यौरे को सार्वजनिक करना कंपलसरी नहीं है, अतः जनसाधारण का विश्वास क्या हो सकता है, साझेदारी पे कम हो सकता है। साझेदारी को भी हम 2 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। एक पार्ट हमारे सामने ये है, और नेक्स्ट पार्ट जो भी आपका शेड्यूल है आपके सामने नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। साझेदारी थोड़ा लंबा है और लंबी वीडियोस हम लोग नहीं बनाएंगे, तो साझेदारी को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करना ना भूले। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।